बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को अभिवादन करके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी विदर्भ द्वारा आयोजित आज के इस संविधान परिषद में दूसरे सत्र के प्रमुख अतिथि आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार, साथ ही में अपने मूवमेंट के हितचिंतक समर्थक, उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब, विदर्भ के अध्यक्ष हमारे विशेष फुटाने, महामंत्री रमेश पाटिल, संयोजक डॉक्टर राम टेके, बामसेप के सभी साथी, बीआरवीएम के सभी साथी, एडवोकेट विंग के सभी साथी और मूवमेंट के सारे समर्थक साथियों, आप सुबह लगभग 12 साढ़े 12 बजे से इस हॉल के आंगन में पहुंचे। टेक्निकल वजह से हम सुबह थोड़ा देर शुरू हुए, लेकिन फिर भी लगभग हम 4 से 5 घंटा इस सभागृह में हैं। और जब हम लोगों ने सेकेंड सेशन जब शुरू किया तो एडवोकेट मिर्ज़ा साहब मुझे बोले कि नॉर्मली किसी भी फंक्शन में फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन में कोई नज़र नहीं आता। तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि ये असलियत है कि रोजी रोटी का और पेट का इंतज़ाम होने के बाद हर कोई अपने नए नए रास्ते ढूंढता है, लेकिन ये आपका जो अनुभव है या हमारा अनुभव है वो उन लोगों का मीटिंग का है जहां भाड़े के तट्टू लाए जाते हैं। जहां मूवमेंट के सिपाही होते हैं उनके लिए 5-6 घंटे बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए यहाँ के सारे बैठे हुए मूवमेंट के सिपाहियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अलग विषय को लेकर आए हैं। क्यों, क्या वजह? ये बुनियादी सवाल है और इसकी गहराई की सोचने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ हमारी नहीं है, जरूरत औरों की भी है। जरूरत उन लोगों की भी है जिन लोगों को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए एक तरफ जब देश की आजादी के 75 साल मना रहा है, भारत सरकार से लेकर देश की सारी सार्वजनिक संस्थाएं, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस 75वां आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा बहुत आजादी के बारे में गौर करना चाहिए। आपको याद होगा जब आजादी को 50 साल हो गए तो भारत के संसद द्वारा 2 दिन का विशेष संसद का अधिवेशन बुलाया गया था। देश भर में जश्न मना रहे थे और भाग्य हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहिए कि उस वक्त कांशीराम जी उस पार्लियामेंट के मेंबर थे। 1997 में जब 50 साल का
भारतीय आज़ादी का महोत्सव पार्लियामेंट में मनाया गया, तब कांशीराम साहब उस पार्लियामेंट के मेंबर थे, लोकसभा के मेंबर थे। और जब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरफ भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के भाषण के ऊपर भाषण दे रहे थे, कांशीराम जी उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई, आप आज़ादी का जश्न मना रहे हो, खुशी की बात है, अच्छी बात है। इतने बड़े महाकाय विशाल देश के आज़ादी को 50 साल होना कोई कम मायने वाली बात नहीं है, बड़ी बात है। फिर भी मैं आपके साथ नहीं हूं, तो सारी पार्लियामेंट अचानक आश्चर्य में पड़ गई कि ये भारत के संसद का पार्लियामेंट ही ऐसा मेंबर क्यों कह रहा है। और कांशीराम जी ने कहा कि आप जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हो, इंडिपेंडेंस का जश्न मना रहे हो, उस आज़ादी में मेरे लोग कहां हैं, मेरे समाज के लोग कहां हैं। और उन्होंने उस कोटेशन को इस्तेमाल किया था, इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट माय पीपल आर डिपेंडेंट। क्या कोटेशन इस्तेमाल किया था? इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट माय पीपल आर डिपेंडेंट। यह बहुजन समाज आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आवाज उठाने वाले अकेले कांशीराम जी थी उस पार्लियामेंट में। क्यों कहना पड़ा था उनको इस बात को लेकर? क्या वजह थी? और वजह का जिक्र आपको उनके ही एक भाषण में मलेशिया में जो उन्होंने किया था उसमें आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब था? जब उत्तर भारत में बीपी मौर्य जैसे बाबा साहब के तालीम में पैदा हुए बड़े नेता थे, इन लोगों की एक जब कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी जिसमें ऑल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मावलनकर हॉल में इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होकर यह सोच रहे थे कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। तो यही बीपी मौर्य जी ने कहा था, पासवान जी आज नहीं है, वो उस मीटिंग में थे। इन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। तब उस वक्त का जो भी राष्ट्रपति है उसके पास जाना चाहिए। जब कांशीराम जी का भाषण करने का समय आया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे सहमत हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के पास चले जाए और अगर उसने हमारी शिकायत नहीं सुनी तो हम कहां जाएंगे? अगर उसने सुनने से ही इनकार कर दिया तो हम कहां जाएंगे? और उसका परिणाम समाज के लोगों के मनों पर क्या पड़ेगा? अगर हम यहां लगभग 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी राष्ट्रपति के पास चले जाए और वह अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारा गांव खेड़े में रहने वाला साधारण आदमी कहेगा कि मैं अपने पुलिस थाने में जाता हूं तो मेरी बात कोई नहीं सुनता है, और हमारे नेता इस देश के सबसे बड़े थानेदार के पास जाते हैं तो हमारी नेता की भी बात इस देश का सबसे बड़ा थानेदार नहीं सुनता है। अगर यह प्रभाव पड़ेगा तो गांव खेड़े में बैठे हुए आदमी के मनोबल पर क्या परिणाम होगा? क्या हम जैसे लोगों को वो नेता मानेगा? क्या हम जैसे फेल हुए लोगों को वो नेता मानेगा? और अगर वो नेता नहीं मानता है
तो फिर उसने किसको नेता मानना चाहिए, इसके ऊपर भी सोच विचार होने की जरूरत है। जबकि बीपी मौर्य के भाषण को बहुत तालियां पड़ी थी, कांशीराम जी के भाषण को कोई तालियां नहीं पड़ी थी, लेकिन हर आदमी सभागृह से जब बाहर निकला तो एक सोच दिमाग के निकल पड़ा था, क्योंकि कांशीराम मूवमेंट के आदमी थे और बीपी मौर्य राजनीतिक आदमी था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसी भी देश की आजादी को 75 साल होना गर्व की बात है, फक्र की बात है। हमें भी जश्न मनाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे जो मामले हैं, हमारे जो कुछ बुनियादी मसले हैं, मसाइल है, क्या उनको लेकर बात नहीं होनी चाहिए? और ये बात कौन करेगा? कौन करेगा? जिनको 75 के आजादी का फायदा मिला है वो लोग क्यों बात करेंगे? जिनको वर्तमान राजनीति की कल्चर और सिस्टम और क्लास इनका फायदा मिला है वो बात क्यों करेंगे? और इसीलिए हमने सोचा, वैसे भी आज देश भर के अंबेडकराइट मूवमेंट के सामने कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, और महाराष्ट्र की बात ना करे तो अच्छा है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का रीनेमिंग होने के बाद क्या महाराष्ट्र के तमाम सारे अंबेडकराइट नेता लोग अंबेडकराइट मूवमेंट का एक एजेंडा तक तय कर पाए? छोड़िए बात सफलता की और असफलता की, लड़ने के लिए कोई बड़ा मुद्दे की तलाश तो करनी होती है। आंदोलन के लिए किसी बड़े मुद्दे की जरूरत होती है। क्या महाराष्ट्र के वर्तमान अंबेडकराइट नेताओं से वो मुद्दा मिलता है? क्या पिछले 20 साल में मिला है? और लगभग उसका जवाब ना है। अंबेडकराइट मूवमेंट एक रिएक्शनरी फोर्स बनकर रहने लगी है, चाहे उत्तरी भारत हो, दक्षिण भारत हो या महाराष्ट्र हो। अपना कंस्ट्रक्टिव एजेंडा क्या है? अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ काम करने वाली फौज कहां है? अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ किसी और को अपनी भाषा बुलवाने के लिए आपकी ताकत कहां है? और इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझकर जिस मुद्दे का जिक्र आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया, बाबा साहब ने छेड़ा था, कांशीराम जी ने छेड़ा था, उसके बाद किसी ने नहीं छेड़ा, बीआरएसपी ने छेड़ा है। इसलिए छेड़ा कि भारत के प्रजातंत्र को 75 साल अच्छी बात है, शाहू महाराज के डेथ एनिवर्सरी को 100 साल। आप लोग यहां नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक के लिए आंदोलन करते हो। शाहू महाराज की भी जब जन्म शताब्दी 1994 में 1874 टू 1974 में जब शाहू महाराज की जन्म शताब्दी महाराष्ट्र सरकार ने मनाई, तब कोल्हापुर में शाहू मेमोरियल का ऐलान किया था। शताब्दी मेमोरियल वो भी आज तक नहीं बना। शाहू का मेमोरियल आज तक नहीं बना। अपनी परिषद का उद्घाटन करने के लिए जिनको वर्तमान शाहू राजा कहते हैं, उन्होंने आने का मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने अचानक थोड़ी तबीयत का कारण दिया और कोल्हापुर से नागपुर आना उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। नहीं तो उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। इवन विदर्भ के कुछ अंबेडकराइट नेताओं को बुलाया था, बुद्धिजीवियों को बुलाया था, लेकिन सटीक बात को लेकर, किसी से पंगा लेकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जब बात आती है तो बहुत से लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं, बैलेंसिंग करने लगते हैं। इसके बावजूद
मैंने पहले ही कहा है कि यह परिषद पहली है, अगली परिषद मेरे औरंगाबाद के साथी बैठे हैं यहाँ, गिने चुने लोगों को मैंने बुलाया क्योंकि अगली परिषद उनको औरंगाबाद में करनी है और अगली परिषद 27 अगस्त को औरंगाबाद में संपन्न होगी, तीसरी परिषद मुंबई में संपन्न होगी। एक प्री प्लान वेल डिजाइन प्रोग्राम है। आंदोलन के लिए रिसर्च होना पड़ता है, किसी भी मूवमेंट चलाने के लिए एक बुद्धिजीवी स्टॉक होना जरूरी पड़ता है। जैसे आपने मेन गेट के अंदर एंट्री की होगी तो आपने बहुत से कोटेशन शायद पढ़े होंगे, बहुजन महापुरुषों के कोटेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जाते वक्त पढ़ के जाना, बोर्ड उठा के मत लेके जाना, उसके बजाय वो दिमाग में डालकर लेके जाना। बोर्ड उठाने से बोझ बढ़ेगा, दिमाग में डालोगे तो कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक तुमको ऊर्जा मिलेगी, और इसलिए जाते समय भी उसको देख के जाना। बाबा साहब के जिंदगी में पहली बार जब वो अंग्रेज लोगों से मिले और अंग्रेजों ने पूछा कि आपके लोगों को क्या चाहिए, बात 1916 की है, बात साउथ ब्यूरो कमीशन की है, और 1916 में बाबा साहब की उम्र क्या थी? 16 और 8 24 साल के बाबा साहब थे। 24 साल के भीमराव अंबेडकर, इनको अंग्रेजों ने बुलाया। किस आधार पे बुलाया? कौन सा क्राइटेरिया लगाया? क्राइटेरिया ये लगाया कि वो बॉम्बे प्रोविंस के पहले और अकेले अनटचेबल ग्रेजुएट थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, अनटचेबल ग्रेजुएट, इस आधार पे बुलाया। और बाबा साहब को पूछा कि आप क्या चाहते अपने लोगों के लिए? अब 24 साल के भीमराव अंबेडकर क्या जवाब देंगे? मेरे लोगों को रोटी नहीं है, पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, घंटा बजाने के लिए मंदिर नहीं है, क्या जवाब देंगे बाबा साहब? बाबा साहब ने ये जवाब नहीं दिए। बाबा साहब ने ये जवाब दिए, मुझे अपने लोगों के लिए वोट का अधिकार चाहिए। 24 साल के बाबा साहब जवाब देते हैं कि मुझे अपने लोगों के लिए वोट का अधिकार चाहिए। आजादी कोई सामने दिख नहीं रही थी, बहुत लंबी थी, आजादी का कोई माहौल नहीं था, लेकिन एट द एज ऑफ 24 साल के भीमराव अंबेडकर का जवाब है, मेरे लोगों के लिए वोट का अधिकार चाहिए। अपनी जिंदगी में और कोई डिमांड नहीं रखते हुए अपने लोगों के लिए वोट का अधिकार मांगने वाले दुनिया के इतिहास में बाबा साहब विश्व के पहले आदमी हैं। क्यों मांगा होगा वोट का अधिकार? बोले इसलिए दे दो कि वोट में बहुत बड़ी ताकत है। पानी आज नहीं तो कल मिलेगा, शायद वोट की ताकत मिलेगी तो पानी अपने आप दरवाजे पर आ जाएगा। वोट का अधिकार मांगा। अंग्रेज बोले और क्या चाहिए? कमीशन ने पूछा और क्या चाहिए? बोले आज तक मेरे लोगों के नेता प्रतिनिधि किसी और ने चुने, हमको चुनने का मौका नहीं मिला, बस मेहरबान हो जाए। और दूसरी बात, वोट के अधिकार के साथ साथ हमारे नेता चुनने का अधिकार हमें दीजिए। ये दो डिमांड बाबा साहब की 1916 में आगे बढ़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। परिणाम आया पुणे करार। क्यों किया बाबा साहब ने? आप जानते हैं, पढ़ते हो, और भी बाहर दो कोटेशन लगे हैं।
जिस वोट के अधिकार की बात बाबा साहब ने की, वो बात फिर एक बार संविधान सभा में उभरी। जब संविधान बन रहा था, कुछ लोगों का यह कहना था कि अनपढ़ गंवार लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। जंगल में रहने वाला आदिवासी, भारत समाज की महिलाएं, जबकि विदेशों में भी महिलाओं को लड़कर वोट का अधिकार लेना पड़ा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मदर कंट्री जिसको इंग्लैंड कहते हैं, वहां भी महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला। तो भारत में महिलाओं के वोट का अधिकार देने की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि तब तक वोट के अधिकार के कोई क्राइटेरिया थे जिसका जिक्र डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया। कोई जमींदार है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई टैक्स देने वाला है, इस आधार पर वोटिंग होती थी। संविधान सभा में बात आई तो बाबा साहब ने कहा कि रचयिता के नाते, प्रमुख आर्किटेक्ट होने के नाते, जो भी संविधान इस देश के सामने आएगा उसमें सभी को वोट का अधिकार होगा और सभी की वोट की कीमत बराबर की होगी। अमेरिका में भी यह नहीं हुआ था संविधान बनाते वक्त। बाद में काले लोगों को, ब्लैक्स को, अफ्रो अमेरिकन्स को वोट का अधिकार बाद में लड़ने के लिए, मिलने के लिए लड़ना पड़ा था। बाबा साहब ने एक संविधान कलम से आपको वोट का अधिकार दिया। मैं आपको हमेशा सुनाता हूं, लगभग आजकल मैं किस्से नहीं सुनाता हूं, क्योंकि जब मुद्दे की बात करने है तो किस्से के थोड़ा दूर रखना पड़ता है। लेकिन जिस दिन संविधान में सबको वोट का अधिकार का मामला जब पास हो गया, बाबा साहब दिल्ली में रहते थे। शाम को आचार्य कृपलानी आके मिले। बाबा साहब की प्रसन्नता को देखकर उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आज ज़्यादा प्रसन्न है, वजह क्या है? आचार्य कृपलानी वो नेता कांग्रेस पार्टी के थे जो बाद में समाजवादी सोशलिस्ट लोगों के साथ चले गए। वो फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, उस कमेटी के अध्यक्ष से कृपलानी ने पूछा, बाबा साहब की वजह क्या है, आप ज़्यादा प्रसन्न नजर आते हैं? अरे बाबा साहब ने कहा, मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया है। अपने मजलूम, गरीब, लाचार, ललुआ लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। वो बेचारा समझा नहीं कृपलानी। उसने पूछा, बाबा साहब खुलकर बताओ। और बाबा साहब ने कहा कि इस देश के सबसे कमजोर, मजलूम, लाचार, जिसको हमेशा दमन का सामना करना पड़ता है, ऐसे मेरे ललुआ समाज के लोगों के हाथ में मैंने वोट का हथियार दिया है और वो उनका सबसे बड़ा शक्तिशाली वोट हथियार बनकर रहेगा। कृपला नहीं हंसे, बोले बाबा साहब ये बात कभी सच नहीं होगी, आपका सपना सपना ही रहेगा। हम बापू के लोग हैं, हम बापू के लोग हैं, हम बापू का सपना साकार करते रहेंगे, आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। बाबा साहब गुस्से नहीं हुए। उन्होंने पूछा, कृपलानी तुम जो ये बात कह रहे हो मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूं, वो सच्चाई है। मेरे लोग गरीब है, लाचार है, मजलूम है, उनका वोट बिकता है, उनका समाज बिकता है। जिस समाज का वोट बिकता है उनका नेता भी बिकता है। मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कृपलानी एक बात जरूर ध्यान में रखना, जिस दिन मेरा भोला बाला गरीब अनपढ़ गवार ये लल्लू आदमी अपनी वोट की कीमत सही समझेगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे इतना बड़ा भिखारी तभी दुनिया में पैदा नहीं होगा। क्या कहती है बाबा साहब की बात कि वोट के अधिकार से इस्तेमाल करके बड़े बड़े एम्पायर गिराए जा सकते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य को खत्म किया जा सकता है। महाराष्ट्र में देखा ना, खत्म हुआ ना, तो वो भी तो वोट की लड़ाई है। इतना बड़ा बेहतरीन समझाने के बाद भी
आगे चलकर बाबा साहब ने कहा एक भाषण में कि अपनी बहू बेटी की इज्जत की जिस तरह से रक्षा करते हो, अपने वोट की रक्षा करो। कितना समझाया बाबा साहब ने। विदर्भ में तुकडोजी महाराज को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ग्राम गीता जब उन्होंने लिखी तब इतनी तो भयंकर पॉलिटिक्स नहीं थी। ग्राम गीता में चुनाव पद्धति को लेकर तुकडोजी महाराज ने सवाल उठाया। वोट के गलत इस्तेमाल को लेकर तुकडोजी महाराज ने सवाल उठाया। शादी करते वक्त जिस तरह लड़का या लड़की का सही चुनाव सोच समझ कर करते हो, क्योंकि जिंदगी उसके हाथ में या उसी के हाथ में देनी है, तो वोट डालते वक्त भी उसी ख्याल को आपके मन में रखना चाहिए। इस हद तक तुकडोजी महाराज ने समझाया। एक तरफ बाबा साहब की और दूसरी तरफ तुकडोजी महाराज की जब बात आप सुनते हो तो पिछले 75 साल में वोटों का क्या हुआ। जिस बाबा साहब ने एक वोट के सहारे एक सपना देखा, उसका क्या हुआ। और हमारे साथी फिरदौस भाई ने जिक्र किया, नागपुर में हम लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं खुद लड़ा था, आप लोगों के कहने पर लड़ा था। नागपुर के प्रबुद्ध लोगों ने कितना वोट का इस्तेमाल किया, यह आप जानते हो। नागपुर जैसे पढ़े लिखे लोगों ने वोट का कितना इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब की बात जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा ना कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बात को नहीं मानते। बाबा साहब को मानना एक अलग बात है और बाबा साहब की बात को मानना अलग बात है। और यहां की सिस्टम ऐसी काम करती है कि आप बाबा साहब को मानो, बाबा साहब की बात को मत मानो। बाबा साहब की बात मत मानो। बाबा साहब की जयंती करना है, कितना पैसा चाहिए बोलो, सब मिलेगा। नाचने गाने वाले डीजे के साथ फ्री मिलेंगे। बुद्ध विहार बनवाना है, कौन सी मूर्ति चाहिए बोलो, थाईलैंड की चाहिए कि चीन की चाहिए, जापान की चाहिए या वाड़े के ऊपर बैठे हुए लोगों की चाहिए। समझ गए ना। आप तो तालियां बजाओ, क्योंकि आप तालियां बजाने थोड़े भूल गए थे। और एकाएक ऑडियंस को इतना गंभीर रखना खतरनाक होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए आपका प्रेशर रिलीज होना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैं आपको वाड़े की तरफ लेके गया, क्योंकि वाड़े की तरफ जाने के बाद बहुत लोगों का प्रेशर रिलीज होता है। जो चाहे वो बुद्ध विहार, दीवार गिरी है हम बनवा के देते, मूर्ति चाहिए हम देते। मूर्तियां जितनी चाहिए ले लो, चाहे बाबा साहब की हो, बुद्ध की हो, विहार बनवा लो, लेकिन विचार के बारे में मत सोचो। जब ये एक षड्यंत्र काम करता है तो लीडरशिप कहां पैदा होगी, असली लीडर कहां सामने आएंगे। जब खुद बाबा साहब को नकली जगजीवन राम जैसे लीडरों का मुकाबला करना पड़ा ना, करना पड़ा कि नहीं, करना पड़ा। राजेंद्र पाल साहब, जगजीवन राम जी बीमार पड़े, एक बार हवाई जहाज से थोड़ा कुछ गिरावट हो गई, बीमार हो गए। बाबा साहब देखने को गए, जानी दुश्मनी नहीं मानी, लेकिन कहा जग्गू, वो जग्गू बोलते थे, अब मैं तो जग्गू नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब का शब्द है। बोले जग्गू तो सारी उम्र कांग्रेस का बोझ ढोता रहा, आदमी गधे से भी गिरता है तो मरता है, तू तो हवाई जहाज से भी गिरकर बच गया।
अपनी बची हुई जिंदगी अब तो काम में लगा। दूसरे दिन एक आदमी रोते रोते आया, दिल्ली का। बाबा साहब ने पूछा क्या नाम है? बोले मेरा नाम अमीन चंद है। क्या काम करते हो? बोले मैं गांधी जी के हरिजन सेवक लीग का दिल्ली का प्रधान हूं। बोले तुम करते क्या हो, काम क्या है तुम्हारा? तो बोले अंबेडकर को गाली देना। काम हमारा क्या है? अंबेडकर को गाली देना। तो बाबा साहब ने पूछा उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? और अमीन चंद ईमानदारी के साथ बोला बाबा साहब रोजी रोटी चलती है, रोजी रोटी चलती है। सोहनलाल शास्त्री जी ने बाबा साहब के करीब में 25 साल ये किताब में इसको डिटेल लिखा है। तो आज हमारे सामने जो खड़े किए जाते हैं वो सारे के सारे अमीन चंद है। फॉर्मेट बदल गया, रूप बदल गया, और इन अमीन चंदों को हमारे सामने रखकर यही आपका असली नेता है, यही आपका असली प्रतिनिधि है, देश भर घुमाया जाता है। टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से प्रोजेक्ट करके आपको एक तरफ से बेआबरू, बेइज्जत किया जाता है। इतने घटिया लोगों को अम्बेडकराइट मूवमेंट के नेता देश के सामने, महाराष्ट्र के सामने प्रेजेंट किया जाता है। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इसका हमें बुरा नहीं लगना चाहिए? एक तरफ तो मनोवादियों के षड्यंत्र अलग बात है, उस षड्यंत्र में फंसे हुए हमारे नेता वो एक अलग बात है, लेकिन षड्यंत्र में फंसा हुआ समाज, उस समाज को बाहर निकालने के लिए क्या है? और इसीलिए बाहर निकालने के लिए बीआरएसपी की यह संविधान परिषद है, जो अकेले पार्टी अपने दम पर कर रहे हैं, किसी का सहारा लेकर नहीं। क्या मुश्किलें हमारे वर्करों को आती होगी वो वर्कर जाने, लेकिन किसी का सहारा नहीं, किसी की मदद नहीं। जो भी करेंगे कांशीराम के चेले हैं, अपने बलबूते पर करेंगे। इस बात के साथ, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या महाराष्ट्र के बाहर, और इसलिए सोच समझकर ये मुद्दे को छेड़ा है। एक गहरी सोच के बाद कि एक बार यह मुद्दा जोर से उठना चाहिए कि बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण देते वक्त स्पष्ट रूप से कहा राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए, शिक्षा और नौकरी के लिए नहीं। राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए। और बाबा साहब ने आगे भी कहा हर 10 साल के बाद उसकी जांच होनी चाहिए, क्या इससे फायदा हो रहा है या नुकसान। अब 1950 से शुरू हुआ, 60 में खत्म होना चाहिए, अपने आप बढ़ा 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 और वर्तमान पार्लियामेंट में अभी बढ़ाकर उसको 2030 किया। 10 साल। आरक्षण विरोधी ताकतें इसका विरोध क्यों नहीं करती? आरक्षण का विरोध करने वाली नागपुर या दिल्ली वाली या भारत की कहीं की भी ताकतें क्यों विरोध नहीं करती कि भाई इसका विरोध होना चाहिए, बंद होना चाहिए? कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि उनके फायदे में ज्यादा है। कौन डिमांड करता है कि इसको रखो? कोई डिमांड नहीं करता, अपने आप चलता है। सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी हो, अपने आप 10 साल से बढ़ता है। इतनी सरकार आपके ऊपर मेहरबान क्यों है? जो सरकार एक बाबू के पदोन्नति का आरक्षण नहीं देना चाहती,
एक सरकार किसी बाबू के आरक्षण के रिक्रूटमेंट को नहीं देना चाहती, वो आपके 47, 84 एमपी का आरक्षण क्यों देना चाहती है? ट्राइबल के 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आरक्षण क्यों देना चाहती है? और अभी तो राष्ट्रपति भी बनाना चाहती है। दलित राष्ट्रपति बन के हुए, 2 बन के गए, अब आदिवासी की बारी है। हम भी उसका स्वागत करते हैं, वो भी आदिवासी महिला है, स्वागत है। लेकिन क्या अब्दुल कलाम आजाद देश के राष्ट्रपति बने तो क्या मुस्लिम समाज की तस्वीर बदली? क्या नारायणन इस देश के राष्ट्रपति बने या वर्तमान राष्ट्रपति, क्या शेड्यूल कास्ट की हालत बदली? और अगर कल भी ट्राइबल राष्ट्रपति आएगा तो क्या हालत बदलेगी आदिवासी की? नहीं बदलेगी। ये जो नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, बाबा साहब ने शुरू में ही कहा था कि किसी भी हद तक हमें नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और आज बीआरएसपी बाबा साहब के रियल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है। रियल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, नॉमिनल नहीं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने बिल्कुल सही कहा, क्या यह सरकार देगी? क्या उसके लिए कोई संविधान संशोधन लाएगी? क्या इसके लिए कोई नया कानून लाएगी? क्या उसके लिए कोई चुनाव सुधार कार्यक्रम करेगी? नहीं करेगी। हम भी जानते हैं नहीं करेगी। लेकिन किसी भी आंदोलन की शुरुआत जन चेतना से ही शुरू होती है, और आज उसका बिगुल हमने ऐतिहासिक विदर्भ की ये राजधानी नागपुर में फूका। ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पे लेके जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब हम सारे यहां में बैठे हुए लगभग 70-80% लोग जब हम बीएसपी में थे, तब आपको मालूम होगा बीएसपी के तरफ से एक लोकसभा में विधेयक लाया गया था रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट के लिए। फाड़ने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और फाड़ने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग थे। उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग वो बिल को फाड़ रहे थे। अब एक शेड्यूल कास्ट की पार्टी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल लेकर आती है, और उसको विरोध करने वाली दूसरी पार्टी किसी शेड्यूल कास्ट एमपी को ही आगे करके वो बिल के संसद के अंदर टुकड़े टुकड़े करवाती है। तो रिप्रेजेंटेशन सही या गलत? क्या वो प्रतिनिधि सही है या गलत? क्या इसका फैसला नहीं होना चाहिए? जब यह हुआ तब कांशीराम जी नहीं थे, दुर्भाग्य से मायावती थी, और मायावती को पढ़ाई लिखाई का इस मामले को कोई संबंध नहीं है, कोई संशोधन का पता नहीं है। चापलूसी रखने वाले नेताओं के पास कभी रिसर्च करने वाले स्कॉलर लोग टिक नहीं सकते, ये दुनिया का दस्तूर है। और इसीलिए कोई खोज नहीं होगी, संशोधन नहीं होगा, महापुरुषों के आंदोलन के बारे में रिसर्च नहीं होगा, इसलिए उसको चुप बैठना पड़ा, इशू नहीं बना सके। आदिवासी 47 है, गोवारी लोग कितने मारे गए या बराबर इसी नागपुर भूमि में। गोवारी के इतनी दिन दहाड़े वेल प्लान ट्रैप करके कितने एमएलए ने महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज उठाया था? महाराष्ट्र में 29 एमएलए है शेड्यूल कास्ट के और 25 है ट्राइब के, आदिवासी के। किसने आवाज उठाई? कहा गया आदिवासी नेता?
अरे भाई, आदिवासी नेता कहा गई है सवाल के पहले, जिसको समझता है वो अंबेडकरी नेता गायब है तो आदिवासी नेता कहां से आएगा? जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, वो समझदार होने का दावा करने वाला समाज है, उसका वर्ग है, उसका नेता है, उनका अता पता नहीं है, तो बेचारे जंगल में रहने वाले गोंड, माड़िया, आदिवासी का क्या सवाल होगा? क्या वो अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ पाएगा? और इसलिए ना आदिवासी लड़ पाता है, जबकि उसके नाम पे 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। महाराष्ट्र के असेंबली में 25 विधायक जाकर बैठते हैं। शेड्यूल कास्ट के नाम पे 29 एमएलए महाराष्ट्र के असेंबली में जाके बैठते हैं। एक बार इसका सर्वे बीजेपी ने किया था और प्रमोद महाजन जिंदा थे। महाजन ने कहा था कि जितना भी SC/ST का आरक्षण की सब सीटें हैं, उसके ऊपर चुने हुए सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के हैं तो बीजेपी के लोग हैं। प्रमोद महाजन ने खुले कहा था। तो फायदा किसको हो रहा है? इन सीटों पर जीते हुए लोगों का फायदा किसको हो रहा है? जब तक कांग्रेस का जमाना था तो कांग्रेस को फायदा हो गया। तो क्या बाबा साहब ने इसीलिए पूना पैक्ट किया था? क्या बाबा साहब ने इसीलिए समझौतों को माना था? बाबा साहब ने आगे जाकर कहा था कि इसका रिव्यू होना चाहिए, हर 10 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए। क्या कोई याद नहीं करेगा? कोई ध्यान में नहीं रखेगा? अरे जो विरोधी है वो भूल गए, ठीक है, बाबा साहब के औलादों का दिमाग कहां है? बाबा साहब को मानने वालों का दिमाग कहां है? अगर ब्राह्मण बनिया इस देश का ठेकेदार बन के बाबा साहब के बात को भूल गया, कोई बात नहीं, बाबा के बंदों का दिमाग कहां है? उनके दिमाग से ये बात क्यों निकल जा रही है? और इसीलिए फिर एक बार अंबेडकराइट एजेंडे के पास लाने की ईमानदारी के साथ कोशिश बीआरएसपी कर रही है। कोई कहेगा माने साहब पार्टी आपकी बहुत छोटी है, 6 साल की है, कोई एमपी है, कोई एमएलए नहीं है। मुझे मंजूर है ये आपका आरोप, पार्टी छोटी तो है, लेकिन जितना बड़ा मुद्दा छेड़ा है उतना मुद्दा आपकी बड़ी पार्टी होकर भी आप छेड़ नहीं सकते, ये मेरा दावा है। क्या हुआ अभी? ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 137 है। अगले महीने हो सकता है मैं आपको दावत दूंगा, स्टालिन को बुला रहा हूं मैं बॉम्बे में। आप मुझे इतना मत समझना कि सिर्फ मैं आप लोगों के साथ उठता बैठता हूं, क्योंकि अपने लोगों में एक मेंटालिटी है, माने साहब क्या हमारे साथ उठते बैठते चाय पीते हैं, अपने बराबर के है, इसीलिए अपने में नेतागिरी पैदा नहीं होती। लीडरशिप पैदा न होने का वो भी कारण है कि सब अपने आप को बराबर का समझता है। तो नेता कौन? नेता कौन? नेता की थोड़ी तो ऊंचाई होती है। अगले महीने में मैं होटल ताज में किसमें? आप सारे लोग मत आना, ताज बोलेगे तो सारे आओगे, क्योंकि ताज होटल तो आजकल देखो कल परसों कितना भरा था। हाँ, फोकट का माला माला है, कोई गुवाहाटी में, कोई गोवा में, कोई सूरत में, आपके नसीब में तो है नहीं वो। तो बोले कि चलो माने सर ने भी ताज में रखा है तो अबे यार चलो ताज क्या है देख के आते। हाँ, जब आज़ादी मिली थी तो नेहरू का खुद का किस्सा है। आज़ादी मिली तो पार्लियामेंट में जश्न हुआ तो एक साधारण आदमी गेट तक पहुंच गया और बोले देश आज़ाद हुआ, मुझे भी अंदर जाने दो। उसको रोका गया तो उसकी बेचारी की सोच, आज तो देश आज़ाद हुआ, मुझे कौन रोकेगा। अंग्रेज कहते थे इंडियन और डॉग मत आओ। अब आज़ाद हुई है, जब पार्लियामेंट के अंदर से ये आज़ादी का जश्न शुरू हुआ तो बोले मुझे भी जाने दो। उसको रोका गया तो कहता है देश आज़ाद हुआ है, मुझे क्यों रोकते हो। तो इस सोच के साथ आप ताजमहल के चक्कर में मत पड़ना। तो अगले महीने में मैं इसलिए बुला रहा हूं कि भाई सिर्फ
महाराष्ट्र के लोगों को आइडेंटिफाई करके एक इश्यू को लेकर एक नेशनल सोच बनाने के प्रयास में लगाओ, तो उत्तर के भी लोगों को इस विषय को लेकर इकट्ठा करने में लगूंगा और दक्षिण के भी लोगों को लगूंगा। इतनी औकात और ताकत रख के बीआरएसपी में हम काम करने वाले, इतनी ताकत के साथ काम करने वाले, क्योंकि ओबीसी के मुद्दे को लेकर हमारे कई ओबीसी वर्कर है इस सभागृह में। आपको भी इस सोच को अपने लोगों तक लेके जाना चाहिए। हमारे बोधे जी अब गोंडवाना यूनिवर्सिटी के सीनेट के उम्मीदवार का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिताने के लिए अभी से तालियां बजाकर उनका अभिवादन करो। दूसरे हमारे सीनेट के कैंडिडेट यहाँ है शीलवंत बेशराम, अभी है वो हमारे सीनेट के मेंबर नागपुर यूनिवर्सिटी के, और अगले आने वाला चुनाव भी वो लड़ने वाले। इनके लिए भी शुभेच्छा और बधाई अभी से दे दो। आपको भी ये सोच ओबीसी लोगों के पास लेके जाना चाहिए। क्या हुआ, सारे ओबीसी चिल्ला रहे थे, अरे गधे घोड़ों की गणना करते हो, काउंटिंग करते हो, हमारे भी करवाओ, गलत क्या है, कौन सा खतरा है। वो अपना जंगल है ना इधर, वो देखने को आते ताड़ोबा, और ताड़ोबा में कितने बाघ है, कितने बिल्लियां है, कितने चूहे हैं, कितने गधे हैं, कितने घोड़े हैं, और बंदर तो बहुत है, उसकी भी गिनती करते हो। तो ओबीसी लोग कहते हैं हमारी करो ना, दिक्कत क्या है। लेकिन मोदी नहीं कहता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गिनती नहीं। नागपुर के हेडक्वार्टर ने मुझे कहा है कि इनकी गिनती कभी नहीं करवाना। नागपुर के हेडक्वार्टर का कारण यह है कि अगर इनकी गिनती हो जाएगी तो इनको पता चलेगा इनकी आबादी कितनी है, इनकी ताकत कितनी है, तो इनकी ताकत पता हो जाएगी। तो ओबीसी की ताकत इस्तेमाल करेंगे। मैं हिंदू हिंदू करके इनको समेट रहा हूं और तुम ओबीसी ओबीसी करके उनको अलग ताकत दे रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं, क्योंकि ये हिंदू है, ये सारे मेरे हिंदू है। हिंदू हिंदू करके मैंने बड़े मुश्किल से अपने कब्जे में रखा है। जो आप बात जो अभी जो समझा रहे थे, मैंने बड़े मुश्किल से इनको हिंदू हिंदू करके सबको कब्जे में रखा है, और तुम ओबीसी ओबीसी कह के मेरे से अलग करवाते हो, मेरे प्लान को चौपट कर रहे हो। मैं तुम्हारी जनगणना होने नहीं दूंगा। आए एक दिन दे दिया जूनियर मिनिस्टर ने, मिनिस्टर फॉर होम ने, राय ने स्टेटमेंट दिया, नहीं होगी। 137 ओबीसी एमपी है, क्या किसी की आवाज आई? एक नहीं आई। मंडल आयोग भी जब आया था तब भी नहीं आती थी। और आज पूरे देश के ओबीसी को 3 धड़ों में बांटने की कोशिश, एक बड़ा षड्यंत्र जब देश लेवल पे रोहिणी कमीशन के माध्यम से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही है, तो कितने बीजेपी के एमएलए, कितने देश के ओबीसी के एमपी और एमएलए इस विषय को लेकर अपने समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे अपने सारे ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं को यह अपील है, गुजारिश है कि जिस तरह ये मुद्दे को लेकर फुले अंबेडकर लोगों ने अपने लोगों को समझाना चाहिए, उसी तरह आप भी ओबीसी समाज के सारे वर्गों ने अपने ओबीसी समाज के घर घर जाकर उनको भी समझाने की जरूरत है। भाई अपने नाम पे नेतागिरी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में किसके कारण ओबीसी का आरक्षण गया? पूछिए नेताओं से, क्यों, क्या, कौन सी नेतागिरी कर रहे हो? 2.5 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपको एक कमीशन बनाकर इंपिरिकल डेटा नहीं देना आता, और एक ओबीसी नेता उसके लिए एक समग्र रूप की भूमिका नहीं लेता, तो आप हमारे असली नेता नहीं हो, नेता नाम पर ढकोसला हो, एक धोखा है। इस सोच को लेकर ओबीसी समाज में भी जाने की जरूरत है। ये सोच लेकर दूसरी तरफ जिस माइनॉरिटी के बारे में हेट्रेड पैदा किया जाता है, बड़ा पोलराइजेशन है देश में। पोलराइजेशन धर्म और जाति के आधार पर है, खास करके मुस्लिम समुदाय को सामने टारगेट करके। अरे 1950 में उनके लगभग 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज सिर्फ 27 है। आबादी के हिसाब से उनके 75 होने चाहिए थे। क्या यह मुद्दा एमआईएम वाले उठाते?
क्या यह मुद्दा मुस्लिम की राजनीति करने वाला अखिलेश यादव उठाता है? क्या यह मुद्दा ममता बनर्जी, जहां मुस्लिमों की आबादी बड़े पैमाने पे वेस्ट बंगाल में है, क्या यह मुद्दा उठाते? बिल्कुल नहीं उठाते, क्योंकि मूवमेंट के जो मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर राजनीति करने चाहिए। और असल में आपका गौतम जी दूसरा सबूत मिल गया। वो एमआईएम ने 5 एमएलए पिछले चुनाव में बिहार में जीती, चुनाव में जीती, पावर तो जीती, लेकिन कंट्रोलिंग फोर्स नहीं, तो 4 एमएलए फिर आरजेडी में चले गए। अब फिर एमआईएम 1 सीट पे आ गई। गलत लोग चुन के आकर भी फायदा नहीं है, वो टिकेंगे नहीं, और टिकेंगे नहीं तो नेता कैसे बनेंगे, सही लीडरशिप कैसे देंगे? और यहां के सिस्टम सही नेता को पनपने नहीं देती। मैंने 1000 बार कहा है अपने साथियों से कि मुझे कभी भी चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं है, मुझे चुनाव जीतना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी मैं किसी चुनाव में उतरूंगा तो बाकी लोग कहते हैं भाई किसी को भी वोट दे दो लेकिन इनको मत देना, यह आएंगे तो खतरनाक है। अरे अंदर नहीं आऊंगा तो बाहर रह के भी मैं आपकी चिड़पान करता रहता हूं, मीडिया के ऊपर आपके कपड़े उतारता रहता हूं, क्योंकि संसद के अंदर की एक अलग लड़ाई है और बाहर की भी एक लड़ाई है, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई एमपी एमएलए बने ना बने, लेकिन मूवमेंट के आधार पर एक ताकत खड़ी होनी चाहिए। शाहू महाराज की बात याद रखो, 1919 पहली मानगांव परिषद, जिसमें बाबा साहब की पब्लिक लाइफ की एंट्री होती है, और शाहू महाराज कहते कि अपना नेता खुद चुनो, दूसरे के नेताओं के ऊपर निर्भर मत रहो। जानवरों का नेता आदमी नहीं होता, यहां तक गए शाहू महाराज। तो उन्होंने आगे भी कहा कि आदमी का नेता भी जानवर नहीं होता, अपना नेता चुनो। और उन्होंने कहा यह है आपका नेता, यह सही है, बाबा साहब अंबेडकर, यह सही है। क्या है उम्र फिर बाबा साहब की? 1920, 28 साल, 28 साल के बाबा साहब और 46 साल के शाहू महाराज, पूरी उम्र 48 साल शाहू महाराज की। 2 साल के बाद चले गए 46 साल के शाहू राजा। अपने लीडर आप चुनो। फिर शाहू महाराज ने कहा जब जानवरों का लीडर धनगर होता है, धनगर, तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो कसाई खाने में लेके जाता है, आपकी हालत वही है। आपको अगर कसाई खाने में जाने से बचना है तो अपने लीडर खुद पैदा करो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, उनके मायने से सही प्रतिनिधित्व दे दो, और ये प्रतिनिधित्व कोई और नहीं देगा आपको। जिस बात की बाबा साहब ने बात कही, शाहू महाराज ने कही, फूले ने भी इसको उसी ढंग से कहा। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, दक्षिण भारत में डॉक्टर टी.एम. नायर नाम के पहले आदमी ने शाहू महाराज के कहने पर हमें अपने लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसको लेकर दक्षिण भारत में एक आंदोलन खड़ा किया था। इसलिए दक्षिण भारत की मूवमेंट अन्य राज्यों की तुलना में आगे है, अन्य राज्यों की तुलना में आगे है। महाराष्ट्र में यह मूवमेंट के मुद्दे लगभग पिछड़ गए। चुनाव कौन जीतेगा, आने वाले चुनाव में अलायंस किसके साथ करेंगे, कितने उम्मीदवार उतारेंगे, सपोर्ट कितने देगा, उसमें तोड़ पानी कौन कितनी करेगा, जिसका जिक्र पौरे जी ने सुबह किया। यह अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं है, यह छलावा है, यह धोखा है, यह समाज के साथ, लोगों के साथ धोखा है। और अगर ये धोखे से बचना है तो फिर सही प्रतिनिधि चुनने के पास आना होगा। चाहे मामला कारपोरेशन का हो, चाहे झड़पी हो, तालुका पंचायत हो, विधायक का, ये विधानसभा का हो या मामला लोकसभा का हो, जब तक हमारे सही लीडर चुन के नहीं जाएंगे हमारी आवाज नहीं उठेगी।
हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी। और प्रजातंत्र में आवाज बुलंद करने का रास्ता कौन सा है? हम तो नक्सलाइट के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है। ना हमें बाबा साहब ने कभी बताया। जो कुछ लोगों के जहनों में ये बातें आती रहती है, उनको हम लोग खुलकर और सीना तान के कहते हैं कि बाबा साहब के अंबेडकर ने कभी भी हमको ये नहीं सिखाया कि हथियार लेकर लड़ाई लड़ो। बाबा साहब ने हमें वोट हाथ में लेकर, उस वोट के हथियार लेकर लड़ाई लड़ो, ये बताया है। उस बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब प्रजातंत्र का हिसाब किताब देखते हैं तो फिर एक बार कांशीराम जी की बात याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था कि भारत का प्रजातंत्र एक मजाक है, लोकतंत्र एक खेल है। और यह भी उन्होंने बाहर नहीं कहा, लोकसभा के अंदर कहा। लोकसभा के अंदर कहने वाला के कारण वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा इस देश में लोकतंत्र के नाम पे खेल खेला जा रहा है। वो खेल ये है कि इस देश से लोकतंत्र के नाम पर अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट लूटे जाते हैं। अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट लूटे जाते हैं। इसको अगर आप लोकतंत्र कहेंगे तो ये लोकतंत्र मजाक है। ये संविधानकर्ताओं को लोकतंत्र अभिप्रेत नहीं था, ये बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं था, ये संविधान बनाने वाले, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को मंजूर नहीं था। तो असली लोकतंत्र अगर पैदा करना है तो वोट की लुटाई बंद होनी चाहिए, वोट का लूटना बंद होना चाहिए। और वोट का लूटना जो है वो बंद करवाने के लिए अपने लेवल पे हर आदमी कोई कोशिश करता है। कांशीराम साहब ने कहा था कि न बिकने वाला समाज बनाओ तो वोट नहीं बिकेगा। उत्तर प्रदेश में तो बना, कुछ समय के लिए तो बना। आपको याद होगा 87 में मैं जब महाराष्ट्र में काम करता था बीएसपी के अंदर, तो बाई इलेक्शन हुआ जब हरिद्वार का, मायावती चुनाव लड़ी थी, रामविलास पासवान और कांग्रेस की तरफ से कर्नल राम सिंह। तब एक बूढ़ी महिला की इंटरव्यू दिखाई थी। स्टार न्यूज चैनल तब पॉपुलर था, वो चैनल पे ऊपर एक बूढ़ी महिला की इंटरव्यू दिखाई थी। और वो बूढ़ी महिला को वो रिपोर्टर ने सवाल पूछा, ए बूढ़ी, तू बार बार हाथी को वोट क्यों देती है? अब तो हाथी वाले भी नहीं देते, वो एक अलग बात है। तू ये बार बार हाथी को वोट क्यों देती है? तुझे मालूम है ये हाथी कभी नहीं जीतेगा, तो इसको वोट क्यों देती है? तो बूढ़ी औरत का जवाब ये था, बोले फर्क क्या पड़ता है, हारने दो। उसका जवाब था हारने दो। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, हम तो इस देश में सदियों से हारे हुए लोग हैं, सालों से हारे हुए लोग हैं। और एक हार, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन हारते हारते कभी जीतने वाले भी जरूर बन जाएंगे। वो बूढ़ी के दिमाग की अकल और महाराष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों की अकल, नागपुर के प्रबुद्ध लोगों की अकल, बुद्ध विहार चलाने वाले लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की अकल, बाकी समय पे बुद्ध विहार चलाते और चुनाव के समय पर कांग्रेस और बीजेपी का झंडा कंधे पे लेकर चलते हैं। ऐसे नालायकों के साथ आने वाले दिनों में कौन सा सलूक करना चाहिए, यह भी फैसला ले लो, यह भी फैसला ले लो। क्या नागपुर में आपने यह नहीं देखा है कि बाकी समय में चलो बुद्ध की ओर, और चुनाव आए थे चलो गडकरी की ओर? क्या नहीं देखा है? नाम गिनूं मैं बुद्ध विहार के लोगों के? और यही लोग कहेंगे हम ही बाबा साहब के आंदोलन के। इसीलिए जो शपथ में शब्द आया ना, किसी भी धार्मिक व्यक्ति द्वारा, किसी भी सामाजिक व्यक्ति द्वारा, किसी भी सामाजिक व्यक्ति द्वारा कहने पर हम वोट नहीं देंगे।
क्योंकि महाराष्ट्र में गौतम जी, ये बुद्ध विहार आजकल चुनाव जीतने के अड्डे चुनाव के समय पे है। नागपुर में तो बड़े पैमाने पे, कोई होलसेल पे, कोई रिटेल पे, कोई होलसेल वाला है, कोई रिटेल वाला है, और आप भी उनको तरह अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए ये भी सावधान रहना कि बौद्ध धम्म का काम करने के नाते आपके अंदर घुसते हैं और चुनाव के समय में आपको लेकर उनके तंबू में जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? शाहू महाराज की बात, एक गडरिया आता है, आपको इकट्ठे करता है और कत्तल खाने तक पहुंचाता है, तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ी सोच विचार करने की जरूरत है। और इसीलिए पहली बार आपने एक शपथ को ग्रहण किया, शपथ को पहली बार ग्रहण किया। ये शपथ आज से बीआरएसपी का कोई भी पूरे महाराष्ट्र में या गुजरात में कहीं भी प्रोग्राम होगा, छोटा या बड़ा, आपको हर जगह यह शपथ लोगों तक पहुंचानी है। हर जगह, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक, जितनी हमारी औकात है, ताकत है, साधन है, उसका प्रयोग करके हर एक आदमी तक ये शपथ पहुंचनी चाहिए। और ये शपथ के साथ साथ अगर वर्तमान बीजेपी एक बंटवारा करती है, पोलराइजेशन करती है, तो हम भी अपनी तरफ से एक बंटवारा करना चाहते हैं। हम भी अपनी तरफ से एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और वो पोलराइजेशन इस तरह का है कि इस देश का दो हिस्सों में पोलराइजेशन हो, दो हिस्सों में बंटवारा हो। एक तरफ संविधान समर्थक ताकतें और दूसरी तरफ संविधान विरोधी ताकतें, इनके बीच की लड़ाई होनी चाहिए। इनके बीच की लड़ाई सामने आनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान, ना कि कोई सवर्ण और नीचा, इस तरह की लड़ाई ना बनकर यह संविधान समर्थक और संविधान विरोधी, इनके बीच में यह युद्ध एक बड़े पैमाने पर खड़ा होना चाहिए। और इसलिए किसी को गाली देना है तो मां के ऊपर गाली मत दे दो, कह दो ये संविधान विरोधक की औलाद है। ये मत गाली देना किसी मां बहन के ऊपर, उसका कोई कसूर नहीं होता। कह देना ये संविधान विरोधी की औलाद है। ये गाली नाम का शब्द प्रयोग करना और ये शपथ को गंभीरता से लेना। देखो, फडणवीस कल रोए, मालूम है ना, लेकिन अनुशासन का पालन किया ना। अपने कितने पदाधिकारी अनुशासन का पालन करते हैं बताओ? पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अंबेडकर मूवमेंट के सोल्जर्स कितना अनुशासन का पालन करते हो? कल देखो ऊपर से उसको आदेश आया, बेचारा पीछे के रूम में गया, थोड़ा रोया, सब क्लीनिंग हो गया। आजकल वहां क्लीनिंग बहुत तरीके से होती है। जैसे बच्चू कडू के ऊपर मामला दर्ज था, वो वहां चले गए, कल मामला हट गया। हमारे मुंबई के यशवंत यादव है, उनके पीछे ईडी था, अब हट जाएगी। हमारे ठाणा के एक एमएलए है सरपोतदार, उन्होंने तो खत ही लिखा था, इनके साथ चलिए सब खत्म होगा। सब वॉशिंग मशीन के अभी बाहर निकलेंगे, सब वॉशिंग मशीन से अंदर से बाहर निकलेंगे। तो गाली देना है तो ये समर्थन विरोध की औलाद है, इस तरह से गाली दे दो। और डिवीजन करना है तो संविधान समर्थक और संविधान विरोधक, इस तरह का पोलराइजेशन करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल और अपने चुनाव जीतने के तौर तरीके, इनके ऊपर समाज के लोगों को आगाह करना चाहिए। और चाहे राजनीति के नाम पे हो, चाहे धम्म के नाम पे हो, चाहे सामाजिक काम के नाम पर है, अगर कोई किसी का दलाल या भड़वा बनकर हमारे बीच में आता है तो कुत्ते को जैसे पीटते हो वैसे उसको पीटने की आदत डलवा दो।
क्योंकि कभी कभी समझाने से आदमी समझ नहीं पाता है। आदमी हो तो समझे ना, आदमी हो तो समझे। जब आदमी का नामो निशान नहीं है तो उसको भी समझाने के और तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, और जरूरत पड़ी तो वो भी तौर तरीके आपने अपनाने चाहिए। उसके लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि ये मुद्दा कोई मामूली नहीं है, बहुत सोच समझ के साथ लिया है। आपने जब बाहर के कोटेशन देंगे होंगे तो उसके पीछे एक अपनी महापुरुष की भूमिका है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वर्तमान का एक रिलेवेंस है। और इसलिए आपके छोटे मोटे रोजमर्रा के रोज दिन के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये तो चलता रहेगा, लेकिन बड़ा मुद्दा का आंदोलन भी आपको चलाना है। जब ये 5% पूरी होगी तो फिर जिला लेवल के ऊपर भी महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र के अंदर वो कॉन्फ्रेंसेस होगी, और ये मुद्दे को लेकर हम कतई किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। बाबा साहब के भाषा में अगर किसी को बाप कहना पड़ा तो कहेंगे, और किसी को सांप कहना पड़ा तो सांप कहेंगे। ये पूरा डिवीजन आप लोगों को ध्यान में रखकर आप सुबह से इतनी बड़ी तादाद में वर्कर अलग अलग अपने 5 जिले से, मुझे मालूम है क्या परेशानी थी ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि आप यहाँ पहुँचने के पहले मैं फुटाने हम आपके जिले में पहुँचे थे, आपको अपील की थी, आपने हमारा अपील का सम्मान किया। इसलिए मैं खुद पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई पार्टी वर्कर नहीं है, समर्थक है, हितचिंतक है, हितचिंतक है, समर्थक है, वो भी दूर दूर से यहां तक पहुंचे हैं। और ये सारे लोग ये देखने के लिए आए कि बीआरएसपी आखिर कौन सा कदम उठाने लगी है। एक बात ध्यान में रखना, जमीत पर आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में और फिर एक बार नकली लोग किसी और के माँ का दूध पीकर मैदान में उतरेंगे, और हम अपने बाबा साहब के मूवमेंट का दूध पीकर इस आंदोलन में और चुनाव में उतरेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए असली दूध वाले जीतेंगे या नकली दूध वाले जीतेंगे, ये भी अगर फैसले की लड़ाई करनी है तो उसको भी गंभीरता से ले लो, और गंभीरता से लेकर जो भी जंग का ऐलान होगा, चाहे चुनाव कोई भी हो या आंदोलन का हो, सिपाही हर वक्त तैयार होना चाहिए। खाना मिले ना मिले, वैसे एक बार नहीं मिला तो फर्क क्या पड़ता है। जितना भूखा और बिना खाना रहने का अनुभव हमको है उतना दुनिया में किसी को नहीं है। उसका भी कभी कभी इस्तेमाल करते जाओ, छोड़ो मत। और इसलिए इसकी फिक्र किए बगैर अपने आंदोलन को तन मन धन से योगदान देकर सफलता तक पहुंचने के लिए आज आपने संकल्प लिया। वोट ना बेचेंगे ना बिकने देंगे, इस तरह की शपथ ग्रहण की, उसका पालन तंतोतंत करवाने के लिए पूरी यंत्रणा का इस्तेमाल करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए जय भीम, जय शिवराय।